कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 15। रूहान पीछे गिरता उससे पहले कनक रूहान के हाथों को पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक हो ना टैडी। रूहान कनक को देखते हुए कनक से कहा, मैं ठीक हूँ रैबिट, पर तुम इस तरह तूफान की तरह कहाँ से आ रही हो? और तुम आज खुश भी हो? क्या हुआ, वंश ने तुम्हें आज डांटा नहीं? रूहान के मुंह से वंश का नाम सुन कनक को वंश की किस याद आ गई। कनक के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। कनक के चेहरे को इस तरह लाल होते देख रूहान कनक के हाथ को खींचकर कनक को अपने सामने घुटने पर बैठाते हुए कहा, क्या हुआ रैबिट, तुम्हारे गाल क्यों लाल हो रहे? क्या तुम्हें बुखार चढ़ रहा है? रूहान की बात सुन कनक अपने दोनों हाथ को अपने गाल पर रखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए रूहान से कहा, नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम स्कूल नहीं जाते क्या? कनक का सवाल सुन रूहान ने कनक से कहा, जाता हूँ ना रैबिट, मैं तुम्हें यह बताने आ रहा था कि लूसा तुम्हें बुला रही है। रूहान की बात सुन कनक ने रूहान से पूछा, क्या वो ऑफिस नहीं गई? कनक का सवाल सुन रूहान ने कनक से कहा, नहीं, हम तीनों साथ में ऑफिस जाएंगे। वह कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है तुम्हें रेडी करने के लिए। रूहान की बात सुन कनक रूहान को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, रेडी करने के लिए मतलब? रूहान कनक के हाथ को पकड़ते हुए कनक को अपने साथ ले जाते हुए कनक से कहा, रैबिट तुम सवाल बहुत करती हो। इतना कहकर रूहान कनक को एक रूम में लाकर लूसा जो सोफे पर बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी उससे कहा, लूसा रैबिट आ गई, इसे रेडी करो, हमें लेट हो रहा है। रूहान की बात सुन लूसा लैपटॉप को टेबल पर रख कर खड़े होते हुए रूहान से कहा, ओके लिटिल मास्टर। रूहान रूम से बाहर चला गया। कनक लूसा और रूहान को देखती रह गई। उसे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लूसा एक पैकेट कनक को देते हुए कहा, कपड़े चेंज करके आइए मिस कनक। कनक उस पैकेट को लेकर बाथरूम में चली गई। जब वह कुछ वक्त बाद आई तो वह बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, क्योंकि उसने रफल पिनाफोर ड्रेस पहनी थी जिसकी स्कर्ट उसके घुटने तक थी। लूसा कनक को ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठाते हुए कनक के बालों को खोलकर उसके बालों की चोटियां बनाकर उसे छोटे बच्चे की तरह तैयार कर दिया था। कनक इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। कनक ऐसी लग रही थी जैसे 6 साल की बच्ची आज पहली बार अपने स्कूल जा रही है। लूसा कनक को देखते हुए कनक से कहा, तुम बहुत ही प्रीटी लग रही हो कनक। कनक लूसा को देख मुस्कुरा रही थी। कनक ने लूसा से कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? कनक को फॉर्मल होते देख लूसा ने कनक से कहा, तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकती हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? कनक का सवाल सुन लूसा ने कनक के हाथ को पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए कहा, हम ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ जाने के बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। कनक आज के लिए मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया। हमारी गलती है कि हमने अपने मिशन के लिए तुमसे वह काम करवाया, लेकिन यकीन करो कनक, तुमने उस दिन हजारों जिंदगी बचाई थी। तुमने अनजाने में से ही हजारों लड़कियों की इज्जत बचाई थी। लूसा की बात सुन कनक के चेहरे की सारी खुशी गायब हो गई। कनक ने लूसा को देखते हुए कहा, क्या आपको भी लगता है कि मेरे पापा ऐसा काम करते हैं? मैं अपने पापा के साथ हमेशा से रही हूँ, मुझे कभी भी अपने पापा में यह सब नहीं दिखा। वह एक आर्मी ऑफिसर है, घर पर बहुत कम रहते थे, तो ऐसा काम क्यों करेंगे? कनक की बात सुन लूसा ने कनक से कहा, कनक मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँगी तब भी तुम्हें यकीन नहीं होगा, इसलिए थोड़ा इंतज़ार करो, वक्त के साथ तुम्हें सब की सच्चाई पता चल जाएगी। अब यह सब छोड़ो, हमें ऑफिस जाना है। लूसा और कनक जब बाहर आए तो रूहान कनक को देखते हुए कहा, वाओ रैबिट, तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो, ऐसा लग रहा है तुम सच में रैबिट हो। रूहान की बात सुनकर कनक ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। वो तीनों उस मेंशन से निकलकर ऑफिस की तरफ चले गए। सक्सेना बंगलो में हर्षद गुस्से से लिविंग एरिया के सारे सामान को उठाकर फेंकते हुए मिस्टर धनराज गोयल से कहा, देखा आज आपने? उसने हम दोनों की आंखों के सामने आपकी बेटी को अपनी बाहों में उठाकर लेकर चला गया। मैं कनक को किसी और के साथ नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर मैं कनक को अपना नहीं बना पाया तो मैं कनक की जान ले लूँगा, क्योंकि वह सिर्फ मेरी है। हर्षद की बात सुन धनराज गोयल ने हर्षद से कहा, उसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। मैंने तुम्हें अपनी बेटी से प्यार करने का हक दिया था, उसे मारने की परमिशन नहीं दी है। मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दूंगा। मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी बेटी को प्यार करने का हक दिया था, उसे देखने का हक दिया था, उसके साथ रहने का हक दिया था। मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था तुम अपने गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर दोगे। हर्षद, क्या तुमने कनक की आंखों में नहीं देखा? उसे आज भी मुझ पर और तुम पर यकीन है। अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो वंश को हमारे खिलाफ प्रूफ मिल जाएगा। वह कनक को इस्तेमाल कर हमें कमज़ोर करना चाहता है, लेकिन हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। तुम्हारी एक लापरवाही की वजह से हम सब कुछ खो देंगे और हो सकता है हमारी जान भी चले जाए।
हर्षद गुस्से से चेयर को उठाकर जमीन पर पटकते हुए कहा, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मुझे कनक चाहिए किसी भी हालत में। अगर वह मुझे नहीं मिली तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, समझ में आया आपको? आप जानते हैं कनक मेरी जिंदगी है, मेरी सुबह भी उसे देखकर होती है, मेरी रात भी उसे देखकर होती है। और आप कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा सब्र करूं? वंश उसे अपना बना लेगा और मैं सिर्फ देखता रह जाऊंगा। मैं कनक को किसी और का नहीं होने दे सकता। एक पार्टी अरेंज कीजिए, कैसे भी किसी भी तरह से, जिसमें वंश कनक दोनों आने चाहिए। हम वहाँ से कनक को किडनैप करेंगे। अगर हम सीधे सीधे कनक को हासिल नहीं कर सकते तो हम गलत तरीके से कनक को हासिल करेंगे। लेकिन अब मैं एक और पल कनक को वंश के साथ नहीं रख सकता, क्योंकि वंश राय सिंघानिया कोई आम आदमी नहीं है, एक आर्मी ऑफिसर है। तुमने कभी सोचा नहीं धनराज कि उसने हम दोनों को मारा क्यों नहीं? क्योंकि उसे हमें जिंदा पकड़ने का ऑर्डर मिला है। मुंबई की पुलिस फोर्स, सीआईडी और सभी अंडरकवर एजेंट हमें जिंदा चाहते हैं, समझ में आया? अगर मुझे पता होता कि कनक को किडनैप करने वाला कोई और नहीं वंश राय सिंघानिया है तो मैं अब तक खामोश नहीं बैठता। तुम वंश राय सिंघानिया को हल्के में ले रहे हो। वह एक ऐसा इंसान है जो लोगों को जड़ों से उखाड़ कर फेंक देता है, और वह जिस काम को लेता है ना, उस काम को पूरा करता है। हमें मारना उसके बाएं हाथ का खेल है, लेकिन आज तक उसने हमें एक खरोच तक नहीं पहुंचाई, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं। वह चाहकर भी हमें मार नहीं सकता। उसके लिए उसकी जॉब सब कुछ है। वह एक सन की ऑफिसर है, उससे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। इसलिए हमें कनक को किडनैप करना होगा। हमें उसकी और कनक की शादी रोकनी होगी किसी भी कीमत पर, सिंघानिया इंडस्ट्रीज में। रूहान, लूसा, कनक जब ऑफिस आए तो कनक को देख सभी एम्प्लॉय देखते रह गए। लड़कियों को कनक से जलन हो रही थी और वह फिर से कनक के बारे में बातें करने लगी, तो वही लड़के कनक को देखते रह गए। लूसा ने कनक से कहा, बॉस के केबिन में जाओ कनक, बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। और रूहान, तुम मेरे साथ चलो। लूसा रूहान को अपने साथ लेकर चली गई। कनक वंश के केबिन के पास जाकर केबिन के डोर पर नॉक किया तो वंश ने अपनी कोल्ड आवाज में कमिंग कहा तो कनक अंदर गई। कनक जैसे ही अंदर गई, वंश कनक को देखा तो उसकी हार्ट बीट भी एक पल के लिए रुक गई। वंश बिना पलक झपकाए कनक को देखता रह गया, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए अपने माइंड को झटकते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन लाते हुए अपने हाथों के इशारों से कनक को अपने पास बुलाया। कनक वंश के पास गई तो वंश कनक के हाथ को पकड़कर घुमाते हुए उसे अपने थाई पर बैठा लिया। वंश अपने हाथों को कनक के कमर के चारों तरफ लपेटकर कनक के शोल्डर पर अपने चिन को रखते हुए कनक से कहा, आज से तुम और रूहान अपनी पढ़ाई यहीं पर कंटिन्यू करोगे। वह यहीं पढ़ता है तो आज से तुम भी उसके साथ पढ़ोगी। मैंने कुछ प्रोफेसर को हायर किया है, अगर उनके पढ़ाने का तरीका तुम्हें समझ में नहीं आए तो तुम मुझे बता देना, मैं दूसरे को बुला लूँगा। कनक को अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे वह खुशी नहीं महसूस हो रही थी जो उसे होनी चाहिए थी। उसे कहीं न कहीं यह बात बहुत खटक रही थी कि अचानक वंश उससे इतने अच्छे से पेश क्यों आने लगा। क्या वंश उसके साथ कोई नाटक कर रहा है? क्या सच में उसे अपनी गलती का एहसास है? कनक यह सब सोच ही रही थी कि वंश ने कनक को अपनी तरफ पलटकर कनक से कहा, क्या सोच रही हो तुम बेबी डॉल? कनक ने कुछ सोचते हुए वंश से कहा, क्या मैं अपने पापा से मिलने जा सकती हूँ? कनक की यह बात सुन वंश की भौवें तन गई। उसकी आंखें लाल होने लगी। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर नॉर्मल होते हुए कनक के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, बेबी डॉल तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैंने पहले भी बहुत बड़ी गलती की है तुम्हें एक बार रोक कर, वह गलती दोबारा करना नहीं चाहता मैं। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ज़रूर वापस आ जाओगी। कनक ने यह सब वंश को चेक करने के लिए किया था, लेकिन वंश ने उसे जाने की परमिशन दे दी तो कनक को वंश पर यकीन होने लगा था। वंश कनक के चेहरे को इतने ध्यान से देख रहा था जैसे वह कनक के दिल की बातें पढ़ रहा हो। कनक वंश के गोद से उठते हुए वंश से कहा, मैं अभी नहीं जाना चाहती, मैं कल जाऊंगी। कनक की बात सुन वंश ने कनक को देखते हुए कहा, जब तुम्हारा मन करे तब तुम यश से कह देना, वह तुम्हें तुम्हारे पापा के पास छोड़ आएगा। कनक ने डरते हुए वंश से कहा, मैं एक बात पूछूं सर? वंश जानता था कि कनक क्या पूछने वाली है। उसने कनक से कहा, मैं जानता हूँ बेबी डॉल कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। तुम यही पूछना चाहती हो ना कि क्या मैं अभी भी तुम्हारे पापा पर शक करता हूँ? वो ऐसा काम करते हैं तो मेरा आज भी वही जवाब है, तुम्हारे पापा आज भी मेरी नज़रों में कातिल है। मैं तुम्हारे साथ अब कुछ बुरा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी मासूमियत ने मुझे
बदल दिया है, लेकिन मैं आज भी वही माफिया हूँ। मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पापा को कभी सही नहीं मान सकता। इसलिए मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत करो जो मैं कर नहीं सकता। एक बात मैं तुमसे आखिरी बार कहूँगा, जरूरी नहीं जो हमें दिखता है वही सच हो। इससे आगे वंश कुछ कहता या कनक कुछ कहती, उससे पहले ही वंश के कैबिन के डोर पर नॉक हुआ। उसने कमिंग कहा तो लूसा ने अंदर आते हुए कहा, बॉस, प्रोफेसर आ गए हैं। कनक, तुम्हें चलना चाहिए। कनक वंश को देखते हुए लूसा के साथ चली गई। वंश की बातें कनक के दिलो दिमाग में गूंजने लगी कि जो हमेशा दिखता है वह होता नहीं। कनक वंश के कैबिन के बगल में बने रूम में आई तो प्रोफेसर खड़े थे। उस प्रोफेसर ने जब कनक को देखा तो वह देखता रह गया। उसकी नीयत कनक पर खराब हो गई। उस प्रोफेसर की उम्र 30 साल होगी। कनक ने प्रोफेसर को ग्रीट किया और अंदर एक चेयर पर जाकर बैठ गई। प्रोफेसर ने अपना लेक्चर स्टार्ट किया तो कनक प्रोफेसर के लेक्चर को ध्यान से सुनने लगी और उसे नोट भी करने लगी। तो वही वंश बगल के कैबिन में बैठा कनक को देख रहा था। वह एक ऐसा मिरर वॉल थी जिससे वंश कनक को देख सकता था, लेकिन कनक वंश को नहीं देख सकती थी। कनक को इतने मन से पढ़ते देख वंश कनक को देखता रह गया। उसे लगता था कि कनक भी उन सभी लड़कियों की तरह होगी जो कॉलेज में टाइम पास करने के लिए जाती है और बुक पर पढ़ती नहीं, लव लेटर लिखती है। लेकिन कनक उन लड़कियों से अलग थी। उसके अंदर पढ़ाई का एक अलग ही जुनून दिख रहा था। वह सच में पढ़ना चाहती थी। कनक को इस तरह देख वंश को पता नहीं क्यों लेकिन बहुत सुकून मिल रहा था। तभी उसकी नज़र उस प्रोफेसर पर पड़ी जो कनक को अजीब नज़रों से देख रहा था। उस प्रोफेसर को भी नहीं पता था कि वंश उन्हें देख रहा है। वह प्रोफेसर कनक के पीछे जाकर खड़े होते हुए कनक के ऊपर झुकते हुए कनक को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। कनक को भी प्रोफेसर का इस तरह अपने ऊपर झुकता देख अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने बातों को नज़रअंदाज करने का फैसला किया और वह अपने नोटबुक पर ध्यान देने लगी। तभी उस प्रोफेसर ने अपने हाथ को कनक की बैग पर रख दिया और उसे सहलाने लगा। प्रोफेसर के ऐसे करने से कनक जैसे ही खड़े होने को ही, प्रोफेसर अपने दोनों हाथों को कनक के शोल्डर पर रखते हुए जबरदस्ती कनक को चेयर पर बैठाते हुए कनक के सामने टेबल पर बैठते हुए कहा, इतना क्यों डर रही हो? तुम तो एक एस्कॉर्ट गर्ल हो, तुम्हें तो इन सब की आदत होगी। कनक को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। उसका चेस्ट तेजी से अप डाउन हो रहा था। उस प्रोफेसर की नज़र कनक के चेस्ट पर थी। यह सब देखते ही वंश की मुट्ठी कस गई और वो अपनी चेयर से एक झटके से उठकर अपने कैबिन का डोर ओपन कर कनक के रूम में चला गया। वह जल्दी से कनक के रूम का डोर ओपन किया तो प्रोफेसर कनक से दूर हो गया। कनक जल्दी से चेयर से उठकर खड़ी होकर वंश के पास आकर वंश को देखने लगी। वंश कनक को सीने से लगाते हुए कनक से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर वंश ने कनक को अपने पीछे कर उस प्रोफेसर को देखते हुए गुस्से से कहा, हाउ डेयर यू, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को कैसे टच किया? वंश का गुस्सा देख उस प्रोफेसर के पसीने छूटने लगे। उस प्रोफेसर ने वंश को देखते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यही लड़की मुझे सेड्यूस कर रही थी। उस प्रोफेसर की बात सुन वंश पीछे पलटकर कनक को देखने लगा तो कनक ने मासूमियत में ना में गर्दन हिला दी। वंश उस प्रोफेसर की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा तो प्रोफेसर डर से पीछे जाने लगा। वंश अपना कदम धीरे धीरे उस प्रोफेसर की तरफ बढ़ाता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि प्रोफेसर दीवार में सट गया। वंश प्रोफेसर से कुछ दूरी पर खड़े होते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी अपने स्टूडेंट के साथ बदतमीजी करने में? अगर इतनी ही मर्दानगी दिखाने का शौक था तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? किसी बार या पब में जाते। वंश के कहने का तरीका कुछ ऐसा था कि प्रोफेसर के पसीने छूटने लगे। वह प्रोफेसर जैसे जाने को हुआ, वंश ने उस प्रोफेसर से कहा, इतनी आसानी से यहाँ से कैसे जाओगे? बदतमीजी की है तो उसके लिए सजा तो मिलनी चाहिए ना तुम्हें। पीछे से कनक ने आकर वंश के हाथ को पकड़ते हुए कहा, सर प्लीज उन्हें जाने दीजिए, उन्हें मारिए मत। कनक की बात सुन वंश का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वंश गुस्से से पीछे मुड़कर कनक को देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम उस इंसान को प्रोटेक्ट कर रही हो जो तुम्हारे साथ कुछ वक्त पहले बदतमीजी कर रहा था। तुम सच में बेवकूफ़ हो या मेरे सामने बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रही हो? कनक ने डर से कांपते हुए वंश से कहा, मुझे डर लग रहा है सर। वंश ने कनक की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी आंखों में देखो, अगर इसी तरह डरती रहोगी तो एक दिन खिलौना बनकर रह जाओगी। सिचुएशन को फेस करना सीखो और उससे लड़ना भी। उन दोनों को बात करते देख प्रोफेसर ने मौके का फायदा उठाते वहां से भागने की कोशिश की तो वंश ने अपनी गन निकालकर उस प्रोफेसर के पैर पर शूट करते हुए कहा, मुझे पसंद नहीं है कि जब हम बात करें कोई तीसरा अपनी स्मार्टनेस दिखाए।
गन की आवाज़ सुन कनक अपने हाथों को अपने कान पर रखते हुए अपने घुटनों पर बैठ गई। तभी वहाँ यश और लूसा आए। वंश ने कहा, इस कचरे को उठाओ और डस्टबिन में फेंक दो। यश ने यस बॉस कहा और वह प्रोफेसर को उठाकर वहाँ से चला गया। लूसा भी उस रूम से बाहर चली गई। वंश कनक के पास अपने घुटने पर बैठते हुए कनक को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैंने कहा ना, डरना बंद करो। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें डरना बंद करना होगा। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें यह सब रोज देखना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ डरपोकों जो एक गन की शूट की आवाज़ से डर जाए। तुम्हें अब गन चलाना सीखना होगा और फाइटिंग करना भी। कनक ने वंश से कहा, यह सब मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने यह सब कभी नहीं किया है और यह सभी इलीगल काम है। मुझे यह सब नहीं करना। वंश ने कनक को देखते हुए कहा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। कल से तुम्हें यश ट्रेनिंग देगा और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। कनक वंश को हैरानी से देखते हुए कहा, आपको पढ़ाना आता है सर? वंश अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कनक से कहा, क्यों, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड पर शक है? मैं वह काम कर सकता हूँ जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। रोहन अभी भी अपनी क्लास में होगा तो तुम मेरे कैबिन में जाकर इंतजार करो। मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मुझे आने में घंटे लगेंगे। तब तक मेरी कैबिन में रहना, कहीं मत जाना, समझ में आया? कनक ने किसी मासूम बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिला दी। वंश रूम से बाहर निकलकर अपनी मीटिंग के लिए चला गया तो कनक वंश के कैबिन में चली गई। कनक वंश के कैबिन में आई तो वह वंश के कैबिन को यहाँ से वहाँ देखने लगी तो तभी उसे वंश के टेबल पर एक बहुत ही प्यारा सा फोटो फ्रेम दिखा। कनक ने फोटो फ्रेम को उठाकर देखा तो उसमें एक बहुत ही प्यारी सी लड़की की तस्वीर थी जिसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वह लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उस लड़की की तस्वीर को देख कनक के चेहरे पर उदासी आ गई। कनक को ऐसा लग रहा था कि यह वंश की वाइफ है। कनक उस तस्वीर को देखते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि सर की लाइफ में पहले से कोई और है तो मैं उनकी लाइफ में कभी नहीं आती। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल सर की बातों पर यकीन करने को कह रहा है। तो वही दूसरी तरफ यह सब झूठ भी लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे इसके बारे में पापा से बात करनी चाहिए। मुझे पापा से पूछना चाहिए कि वह ऐसा काम करते हैं या नहीं। कनक ने उस फोटो फ्रेम को वही टेबल पर रखकर कैबिन में बने बुक शेल्फ से एक बुक निकालकर पढ़ने लगी। बुक पढ़ते पढ़ते वह सोफे पर ही सो गई। उसका एक हाथ जमीन पर था तो दूसरा उसके पेट पर। घंटों बाद जब वंश कैबिन में आया तो उसने कहा, मिस गोयल, लेकिन जब उसने कनक को सोते हुए देखा तो उसकी आवाज़ उसके गले में ही रह गई। कनक किसी बच्चे की तरह सो रही थी। वंश कनक के पास आकर कनक के चेहरे के पास बैठते हुए कनक के चेहरे को देखते हुए कहा, काश तुम उस कमीने धनराज की बेटी नहीं होती तो आज तुम्हें इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। काश हम कभी मिले नहीं होते तो आज मैं तुम्हारे दर्द की वजह नहीं होता। इतना कहकर वंश कनक के गालों को सहलाने लगा। वह कनक के फोrehead पर किस करते हुए कनक से दूर जाकर अपने चेयर पर बैठते हुए लैपटॉप ओपन कर काम करने लगा। तभी उसके लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आई। जब उस नोटिफिकेशन को ओपन किया तो मेहता इंडस्ट्रीज की तरफ से इनविटेशन आया था। अचानक से पार्टी का इनविटेशन आना वंश को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मेहता इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट कौशिक मेहता बिना किसी रीजन के पार्टी नहीं देते। इनविटेशन कार्ड में कोई खास वजह भी नहीं थी। मेहता इंडस्ट्री में हर्षद कौशिक मेहता के सामने सोफे पर बैठे हुए कहा, गुड जॉब मिस्टर मेहता, आपने मेरी बात मानकर बहुत अच्छा काम किया। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी होती तो मैं आपकी बेटी की जान ले लेता। अब आपको दूसरा काम यह करना है, आपको इस पार्टी का रीजन बताना है। आपने यह पार्टी अपने बेटी के कॉलेज टॉप करने की खुशी में रखी है, अंडरस्टैंड? और हाँ मिस्टर मेहता, मुझसे कोई होशियारी मत करिएगा क्योंकि आपकी एक चालाकी आपकी बेटी की जान लेगी। और हर्षद सक्सेना खोखली धमकियाँ नहीं देता। तुम्हारी बेटी अभी भी मेरे आदमियों के पास है। तो जब तक यह पार्टी खत्म नहीं होती तब तक नो स्मार्टनेस, ओके? इतना कहकर हर्षद अपने जैकेट को सही करते हुए वहाँ से चला गया। मिस्टर मेहता बेबसी और लाचारी से हर्षद को जाते देखते रह गए। क्या हर्षद अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? आखिर वह खूबसूरत लड़की कौन थी? अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।